एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो रहेगा सुगस्ट के एंट्रेंस को लेके। जितने भी बच्चे सुगस्ट का एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं लेके आया हूँ 45 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। ये सारे 45 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके ही बनाए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन द SF4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं कुछ के लिए हम ज़ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारा ज़ड होता है 1/2 ऑफ वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा कंपाउंड में तो वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा कंपाउंड पे तो वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम्स, ये ज़ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। मोनोवैलेंट्स एटम्स हो गए हमारे, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे मोनोवैलेंट एटम्स हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का ज़ड कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे SF4 की बात करूँगा तो इसका ज़ड जब मैं कैलकुलेट करूँगा ज़ड वो आएगा। देखिए, हमारे पास सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सल्फर के पास 6, और उसके बाद चार्ज तो कंपाउंड पे कोई भी नहीं है, तो उसके बाद 4 हमारे मोनोवैलेंट एटम्स आएंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारा हो गया 5, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। हमारे पास ज़ड का वैल्यू आएगा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP, ठीक है। अगर ज़ड का वैल्यू आएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू हो जाएगा SP2, ठीक है। अगर हमारे पास ज़ड का वैल्यू आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3। अगर हमारे पास ज़ड का वैल्यू 5 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3D। अगर ज़ड का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3D2, ठीक है। इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन का ज़ड कैलकुलेट किया तो हमारे पास 5 आया था, ठीक है, 5। तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D, ठीक है, SP3D, जैसे इसने इसमें बताया है आंसर B होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लेट्स एनर्जी की, विच हैज़ द मैक्सिमम लेट्स एनर्जी। लेट्स एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे होता है, लेट्स एनर्जी जो होती है हमारे पास, लेट्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। यानी जितना मॉलिक्यूल्स का साइज जितना बड़ा होगा उतना लेट्स एनर्जी कम हो जाएगी, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा लेट्स एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे फार्मूला। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा आयोनिक चार्ज और सबसे ज़्यादा स्मॉलर जो आयन्स हैं वो यहाँ पे MgO के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे pH की। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻³ मोलैरिटी ऑफ HCl इज, ठीक है। ये यहाँ पे जो एरर आ गया है ये माइनस है, एक्चुअली माइनस साइन है यहाँ पे। तो बात करते हैं हम pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। pH का फार्मूला होता है हमारे पास, pH हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पे जो HCl है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स टू द बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ टू द बेस 10, ठीक है। तो ये 10⁻³ जो है -3 बाहर निकल के आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 log 10 टू द बेस 10 होता है 1, तो हमारे पास pH आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका pH हमारे पास 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद बात करते हैं रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारे पास रेट लिखी हुई है, तो ए और बी के ऊपर जो कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इनको अगर मैं ऐड करूँगा 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा 3, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे रेट लिखा होगा, उसके ऊपर जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होंगे उनको ऐड करना है, वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4- इज। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे HSO4- है, HSO4-। अगर यही कंपाउंड एक हाइड्रोजन अगर ये रिलीज़ करता है, ठीक है, अगर ये रिलीज़ करता है तो वो बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अगर यही कॉन्जुगेट बेस एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें तो एक बन जाएगा इसका कंजुगेट एसिड, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो कंजुगेट बेस होता है हमारे पास जो हाइड्रोजन एक रिलीज़ करता है, ये इस कंपाउंड ने एक हाइड्रोजन रिलीज़ कर लिया तो ये इसका बन गया कंजुगेट बेस, ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच एग्जिबिट्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें 2 ब्यूटेन जो है उसका आइसोमेरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रखेंगे x, प्लस पोटेशियम का होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम होता है +1, तो 2 का हो गया +2। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 7 है, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ठीक है। उस हिसाब से 7 का क्या क्या हो गया -14, ठीक है। तो यहाँ पे -14 लगाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो x निकल के आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो x निकल के आएगा वो +6 होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, +6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो ये आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, ये तो सबको ही पता है, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यूनिट रेट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके यूनिट्स होते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो ये यूनिट होता है वो होता है सिंपली इनवर्स ऑफ सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल सोल्यूट इन 250 ml सोल्यूशन। यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए गए हैं और सोल्यूशन कितना है टोटल ml में दिया गया है, ठीक है। तो इसकी फार्मूला यहाँ पे मैं बताता हूँ। मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारे पास n यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ml में जो होगा, ठीक है। यह है यहाँ पे फार्मूला मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करके इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, 2 मोलैरिटी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से लिथियम है, क्योंकि लिथियम मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखता है एक्वस मीडियम में। तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज जो है वो पढ़ी होगी, उस हिसाब से लिथियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, शेप ऑफ XCF2, ठीक है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे शेप कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका भी ज़ाड कैलकुलेट करूँ, ज़ाड से मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, 1/2 8 + 2, ठीक है, वो निकल के आ जाएगा 5। तो 5 के हिसाब से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो यहाँ पे ज़ाड होता है, ये हमारे पास ज़ाड का वैल्यू जो होता है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स का समेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स होता है कि कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे XF2 की, तो यहाँ के F2 के साथ इसके दो बॉन्ड बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेप हो जाएगा लीनियर शेप, ठीक है। देखो कैसे, ये ऐसे कंपाउंड बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है और इसके ऊपर होते हैं हमारे पास 3 लोन पेयर्स, ऐसे, ठीक है। तो ये जो इसकी शेप है ये लीनियर शेप बनाती है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे सिंपली हर रूल के हिसाब से बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो बफर सॉल्यूशन रजिस्टर चेंज इन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है कि जो रजिस्टर करे चेंज इन pH, ठीक है। pH की चेंज को ही रजिस्टर करता है, उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है द कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबरस प्रोसेस। हेबरस प्रोसेस में सबको ही पता है आयरन यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। हेबरस प्रोसेस क्या होता है, जब हम अमोनिया बनाते हैं N2 + H2 = NH3, ठीक है। फिर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है अभी, तो इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो आयरन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया है विच गैस डिविएट्स मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। विच गैस डिविएट्स मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल गैस क्या होता है, देखिए आइडियल गैस होता है, अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस होता है जब उसके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट ना हो। तो आइडियल गैस अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन है, तो यहाँ पे जिसमें सबसे लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उस हिसाब से वो आइडियल गैस माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आइडियल गैस है, ये भी आइडियल गैस है, ये भी आइडियल गैस है, नियॉन तो वैसे ही आइडियल गैस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचता है हमारा ये ऑप्शन सी। तो ये हमारा जो ऑप्शन है कौन सा गैस डिविएट होता है आइडियल बिहेवियर से, तो वहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयोपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे, देखो इसमें पहले ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। तो अल्डिहाइड ग्रुप अगर लगा है तो क्वेश्चन जो इसका आयोपैक नेम होगा उसके एंड में जो आएगा, उसके एंड में आएगा AL, ठीक है। तो ये और ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बचते हैं ये और ये ऑप्शन।
यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे वो 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड। ये यहाँ पे लिगैंड है, ठीक है, ये लिगैंड है और ये यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, इनके दरमियान जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि 6 लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनमें जब दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो जब आगे यहाँ कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, हाफ लाइफ यहाँ पे किस पे डिपेंड होती है। हाफ लाइफ में यहाँ पे ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना तो यहाँ पे रेट ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करती है। हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है वो हमारे पास खाली किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पर। ठीक है, तो हमारे कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर सिंपली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, विच स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। एसिड को समझो, जब हमारे पीरियोडिक टेबल होता है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक सिट्रंग जो है, यानी एसिडिक सिट्रंग जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो एसिडिक सिट्रंग जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर इन कंपाउंड्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डाउन द ग्रुप कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, आयोडीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की, विच अंडरगोस SN1 मोस्ट रेडिली। ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्टली कौन SN1 रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोरबिट्राइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो ये सबको भी पता है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच ऑर्बिटल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे समझिए आप, ये बता रहा है कौन से ऑर्बिटल में लोएस्ट एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, जब हम बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूसरी स्टेट में चला गया, ठीक है, तो अगर ये एक्साइट हो गया मतलब एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना, एनर्जी बढ़ गई। तो अगर इसका लोएस्ट एनर्जी देखेंगे वो तो ग्राउंड स्टेट में होगा। ग्राउंड स्टेट में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होगी इसकी, है ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1s, क्योंकि ये स्टेबल एनर्जी इसमें होगी, यानी ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एट दिस टेम्परेचर, तो वो बनेगा इथीन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज, इसके बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा इसमें बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, फैराडेज कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंटू ई, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाएगी तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरह हम अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर x मानेंगे तो फ्लोरीन का होता है -1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विच कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म। तो ये आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो द कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, ठीक है, ये केमिकल, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। जब हम किसी सोल्यूशन में कॉमन आयन ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर आप पढ़ोगे उसमें बताया गया है। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये चैटलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कॉमन आयन इफेक्ट है ना, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, उससे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, विच लॉ एक्सप्लेन्स पार्शियल प्रेशर्स। तो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स किसका लॉ है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, उसको ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर्स में आपको बताता हूँ, क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एजमेथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में। ठीक है, सब शेल या शेप ऑफ ऑर्बिटल।
उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द शेल के बारे में, ठीक है, ओरिएंटेशन। और इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है सुपिन क्वांटम नंबर, वो तो सबको पता है, ये सुपिन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग द गिवन फोर्सेज, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद ही रखिए फोर्सेज का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं वो हमारे होता है आयन डाइपोल फोर्सेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और उसके बाद आता है लंदन फोर्सेस, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होती है यहाँ इसमें, आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाएगी, तो विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये तो सबको ही पता होगा, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट टू डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोरीन से ये अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं विच एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड थर्ड एंड ग्रुप 17, तो अगर आपने पीरियड के अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आप क्वेश्चन आप हट से कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का बता रहा है यहाँ पे कि एंट्रोपी इज मैक्सिमम फॉर, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा गैस में, तो इसकी एंट्रोपी जो है एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड की तो सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गैस की, क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, तो ज्योमेट्री ऑफ द NH3 इज, तो इसकी ज्योमेट्री निकालनी है हमें यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ज़ड हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, वन लोन पेयर ऑन द एंड, यानी ये ऐसे होगा एच 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 41 में बताया गया है विच रिएजेंट डिस्टिंग्विशेस अल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन ऑकर्स एज, इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा उसमें बताया, आराम से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बताया गया है कि ऑक्सीडेशन होती है कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे यहाँ पे, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज, ठीक है। तो मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक है, आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो सकता है 3, ठीक है। और लोएस्ट हो सकता है हमारा, लोएस्ट जो बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है वो 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना कैसे। मान लो अगर हम N2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो वो है यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और मॉलिक्यूल दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल O2 है यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया हो उसका आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक क्या है, अगर जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स पे आता है यहाँ पे, वो होता है 3, ठीक है। इसके बाद अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और ऊपर की तरफ से अगर हम 13 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 0.5 जो है माइनस करते जाना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, 0.5 माइनस करते जाना है। और सबसे जब तक हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, देखो जब हमारे पास जहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है। उसके बाद फिर से जहाँ पे हमारा लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। फिर से 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से 1 हो जाएगा। अब मान लो 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन्स तो 14 से आगे है, तो आपको 3 में से 0.5 काम करना है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगर आपको मान लो 16 इलेक्ट्रॉन्स का कहेगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका फिर से हम 0.5 काम करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो वो हो जाएगा 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन्स का फिर 1 आ जाएगा। उसी तरह से ऊपर की तरफ से भी सेम 0.5 घटाते जाना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो विच इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होती है, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है विच ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द, ठीक है, स्टेट ऑफ द फंक्शन, लेकिन पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है। और पाथ फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता हो, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा इनमें से स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन कौन नहीं है इनमें से, वर्क, क्योंकि वर्क यहाँ पे एक पाथ फंक्शन है,
ठीक है। बाकी यहाँ पे तीनों स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फॉर एन आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी इज नोन एज, यानी पी वी इक्वल टू एन आर टी किसको बोलते हैं, इसको हम सबको ही पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आप सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट के एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन समझाया, ठीक है, लेट्स एनर्जी समझाई, यहाँ पे हमारा पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके कॉन्सेप्ट हैं, इनके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने जितने भी बनाए वो आपको समझ में आ गया होगा। हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ज़ेड को कैलकुलेट करके, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूँगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि क्या मैं अगला वीडियो 45 इंपॉर्टेंट MCQs फिजिक्स के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।